आज हम मौर्य वंश के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, मौर्य वंश के बारे में हम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को देख रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक मगध की राजगद्दी पर राज्य किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कोटिल नामक विदित व्यक्ति की, जिसे चाणक्य कहते हैं, ठीक, चाणक्य की सहायता से नंद वंश के घनानंद को मारकर एक नए वंश मौर्य वंश का शासन स्थापित किया था। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त की माता शूद्र जाति की मुरा नामक स्त्री थी, जो नंदों के रनवास में रहती थी। नंद राज्य में कहाँ रहती थी? उनके रनवास में रहती थी। ठीक, और अगर बौद्ध ग्रंथों से बात करें तो बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश का था। ठीक, ये दो अलग अलग चीजें हमें मिलती, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है और कुछ बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चलता है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है, यूनानी लेखकों का कहना है, उनकी किताबों में एक व्यक्ति का नाम मिलता है जिसका नाम है सेंड्रोकोटस, जो कि सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम किसको कहा है कि जो सेंड्रोकोटस है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। मतलब लगभग भारतीय साम्राज्य की बात करें, अखंड भारत की बात करें, तो इसका पहली नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त करवाकर दोनों शासकों ने एक समझौता किया, जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिमी क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। ठीक, इस संधि के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत वर्णन हमें केवल एप्पियानस की किताब में मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, बंगाल के बड़े भाग के अतिरिक्त पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी शामिल था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के समय पे जो प्रारंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वे चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। मौर्यों ने बहुत ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया था, जिसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र का ही नहीं अपितु संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण किया है। इंडिका में मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था तथा प्रांतों को जिला या निकायों में विभक्त किया गया था। जिला प्रशासन का प्रधान स्थानीय होता था, जो समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। एक स्थानीय में 800 गांव या ग्राम रहते थे। स्थानीय से छोटी इकाई द्रोणामुख थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, जिसका प्रशासन ग्रामिक के द्वारा होता था। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला जैसे बड़े शहर यहाँ के प्रमुख नगर थे। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। मतलब जब भी कोई राजा अपने महल से जनता के बीच में, मतलब नगर पर की यात्रा पर निकलता था, तो एक शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। सम्राट को सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके साथ उनके जो अंगरक्षक हुआ करते थे, वो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। ठीक है, साथ में कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, ठीक, जिन पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाया करता था। ठीक, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। ठीक, जब भी कभी वे खाना खाते थे तो खाना खाने से पहले कोई खास नौकर उस खाने को चखता था, इसके बाद राजा खाते थे।
ठीक, वे लगातार कभी भी 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये विशेषकर राजा के बारे में मेगास्थनीज ने कुछ बातें लिखी हैं। पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा एक शहर था जिसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिल वाले जो घर थे वो लकड़ी और ईंटों से बने थे। ठीक है, और राजा की महल की बात करें तो राजा का जो महल था वो काठ का बना होता था। ठीक है, जिसे पत्थर की नक्काशी द्वारा अलंकृत किया गया था। ठीक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है कि विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख किया है। किसके बारे में? विस्तृत नौकरशाही के बारे में कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है। उनके अनुसार सबसे ऊंचे अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र या फिर अमात्य कहा गया है, जिनकी संख्या 18 होती थी। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। ठीक, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक, प्रथम समिति का काम था उद्योगों एवं शिल्पों का निरीक्षण करना। दूसरी समिति का काम था विदेशियों की आवाजाही का ध्यान रखना। तीसरी समिति का काम था जन्म मरण का ब्यौरा रखना। चौथी समिति का काम था व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करना। पांचवी समिति का कार्य था वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और छठी समिति का काम था बिक्री कर वसूल करना। इसके साथ में ही मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद हुआ करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बटी हुई थी। जो 6 समितियां होती थी, सबसे पहले पैदल सैनिकों के लिए, दूसरा घुड़सवार के लिए, तीसरा होता था हाथी के लिए, चौथी समिति काम करती थी रथों के लिए, और 5वीं सवारी काम करती थी सवारी के लिए। ठीक, 5वीं समिति किसके लिए काम करती थी? सवारी के लिए, कि हाथी पर कौन कौन रहेगा, रथों में कौन रहेगा, इन सब में काम किया करती थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी विशाल एवं स्थायी सेना रखना। ठीक है, प्रशासन की ओर से सेना की देखभाल का उचित प्रबंध किया गया था। कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरंगिणी सेना थी। ठीक, जिसमें पैदल चलने वाले सैनिक, हाथी पर सवार होने वाले सैनिक, घोड़े पर और रथ पर सवार होने वाले सैनिक शामिल थे। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग का प्रमुख दंडपाल की व्यवस्था की गई थी, और साथ में पूरे नगर की जानकारी के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था भी की गई थी। गुप्तचरों का ये समझ लो समूचा जाल फैला हुआ था पूरे साम्राज्य में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग सुसंगठित था। इस विभाग में कई प्रकार के गुप्तचर होते थे जो महामात्य सर्प के लिए कार्य करते थे। इसमें हमें कौटिल्य के द्वारा उसकी पुस्तक अर्थशास्त्र में 2 गुप्तचरों के बारे में पता चलता है। एक को चर बोला जाता है और दूसरे को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। इन दोनों के बारे में जानकारी हमें अर्थशास्त्र के वर्णित गुप्तचरों के रूप में मिलती है। ठीक, अगर भाई हम मेगास्थनीज की बात करें तो उसने इंडिका में अलग अलग वर्णित करके बताया है कि यहाँ पे एक व्यक्ति एक गुप्तचर के रूप में काम करता था, जिसे संचार कहा जाता था। संचार मतलब ये गतिमान गुप्तचर था जो एक जगह से दूसरी जगह आ जाकर अपना काम करता था। दूसरे नंबर पर जो गुप्तचर हुआ करता था उसे संस्था कहा जाता था। संस्था मतलब एक जगह पर रहकर काम करने वाला गुप्तचर। ठीक, तीसरा होता था प्रतिवेदक। ये विशेष संवाददाता की तरह कार्य करता था और इसकी पहुंच राजा तक हुआ करती थी। ठीक है, ये जाकर सीधे राजा से भी संवाद कर सकता था। ठीक, चौथा होता था पुलिसानी। ये लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराता था। ये 4 प्रकार के गुप्तचरों के बारे में इंडिका में वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। साथ में इसके बाद अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन ज़्यादातर जीवन अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र में जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार कौटिल्य ने निर्मित किया था। ठीक है, उसको जीवन में जो भी सारी चीज़ें थी वो सब किसके अनुसार दी गई थी? कौटिल्य के अनुसार दी गई थी। कौटिल्य उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं उसकी राजनीतिक व्यवस्था में, उसके राज्य की व्यवस्था में। अगर हम कौटिल्य के बारे में बात करें तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनके भोजन में प्रतिदिन राजा के भोजन में हल्का सा विष मिलाते थे। ठीक है, यही कारण था कि आगे चल के उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और जो बिंदुसार इनका पुत्र हुआ उसके शरीर पर दाग आ गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर अंतिम दिनों की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों में वे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में रहे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में उपवास करते हुए श्रवणबेलगोला में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए।